आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों को हो। साथियों, भारत में लोकतंत्र समाप्त होता दिखाई दे रहा है और लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों को चलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण तरीके हैं। तीन महत्वपूर्ण तरीक़ों की वजह से देश को चलाया जा सकता है। तो सबसे जो पहला तरीका था, उस पहले तरीके का नाम साथियों राजशाही व्यवस्था थी। एक राजा होता था, राजा के मुंह से कोई भी शब्द निकलता था तो वो कानून होता था। ये राजशाही व्यवस्था है। राजशाही व्यवस्था में राजा का लड़का राजा होता था और राजशाही व्यवस्था में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। साथियों, जो कानून बनाने का अधिकार था वो राजा के पास में था। राजा जैसा चाहे वैसा अपने मनमाफिक कानून बना सकता था और बनाता था। उस कानून को अमल करने के लिए उसके ही अपने लोगों द्वारा वो उस कानून को अमल करवाता था और जो उस कानून को नहीं मानता था, जो उस कानून का उल्लंघन करता था, उसको सज़ा देने का काम भी राजा के द्वारा ही होता था। और राजा अपने महिमा मंडन के लिए जो गुप्तचर रखते थे वो भी उनके अपने खास लोग ही रहते थे। यानी जो कानून बनाने का काम राजा करता था, जो प्रशासन चलाने का काम राजा के अपने लोगों के द्वारा ही राजा प्रशासन भी चलवाता था और न्याय की व्यवस्था भी राजा अपने ही करता था। और जो अपना महिमा मंडन है कि हम जो है प्रजा के भलाई के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो महिमा मंडन का काम भी राजा के लोग ही करते थे। ये जो चारों चीज़ें हैं, कानून बनाने का, प्रशासन चलाने का, न्याय का और जो है प्रचार करने का, इन चारों स्तंभों पे राजा के अपने लोगों का ही कब्जा रहता था, एकाधिकार राजा का रहता था। जब राजा के प्रति पूरी दुनिया में असंतोष फैला तो दो सबसे बड़े तंत्र का निर्माण हुआ। पहला तंत्र है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दूसरे फॉर्म का नाम है डेमोक्रेशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इन दो तंत्रों में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं, मैं आप लोगों को विस्तार से समझाना चाहता हूं। साथियों, जो पहला फॉर्म है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इसमें राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का चुनाव 4 साल के लिए होता है और यदि एक बार वहाँ पे चुनाव हो गया और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, तो यदि वो राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद यदि जनता के विरोध में भी काम करे तो उसको 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता। ये स्टेबिलिटी बोलते हैं इस वाक्य के लिए। स्टेबिलिटी, स्थिरता रहती है। 4 साल के लिए उसको कोई भी नहीं हटा सकता, चाहे वो जनता के विरोध में काम करे, चाहे वो 4 साल तक कुछ भी करे, उसको कोई नहीं हटा सकता। और एक और महत्वपूर्ण कमी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं जवाबदेही को। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति या जहाँ जहाँ भी जिन जिन देशों में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म के द्वारा देश को चलाया जा रहा है, उन देशों में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। यदि वो जनता के विरोध में भी काम करेंगे तो न संसद के बाहर न संसद के अंदर उनको जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये दूसरी सबसे बड़ी कमी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म की। साथियों, जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है उस फॉर्म का नाम है डेमोक्रेशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी। साथियों, डेमोक्रेसी सत्ता के विभाजन पर खड़ा है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स है उस पे खड़ा है। अब मैं राजतंत्र से और लोकतंत्र में कंपेयर करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राजतंत्र में राजा कानून बनाता था, उस कानून को अपने चुने हुए लोगों के द्वारा ही अमल में लाता था, और यदि कोई उस कानून का उल्लंघन करता था तो राजा ही उसको दंड देता था, और अपने महिमा मंडन के लिए उसके अपने लोग ही रहते थे। ये था राजतंत्र। अब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन वजहों से लोकतंत्र पूरी दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। साथियों, लोकतंत्र सत्ता के विभाजन पर खड़ा है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं विस्तार से आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो राजा कानून बनाता था वो कानून बनाने का अधिकार संसद को चला गया। वो संसद जो भारत की जनता के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए के द्वारा बनाया जाएगा कानून। संसद जो कानून बनाया जाएगा उस कानून को अमल में लाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई। उस प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा वो लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए तीसरे पिलर का निर्माण किया गया। उस पिलर का नाम है न्यायपालिका। और संसद, प्रशासनिक लोग और जो है ये न्यायपालिका, ये तीनों लोग अपना अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जनता के सामने जनता को जागरूक करने के लिए चौथे पिलर का निर्माण किया गया। उस पिलर का नाम है मीडिया। जो कानून बनाया गया है वो जनता के पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है, और उस कानून को लागू करने के लिए जो प्रशासनिक लोग रहते थे वो प्रशासनिक लोगों की जांच करने के लिए न्यायपालिका, और न्यायपालिका से भी ऊपर जो मीडिया है उसको दर्जा दिया गया। ये जो राजा के 4 पावर थे उसको चारों पावर को यहाँ पे बांट दिया गया लोकतंत्र में। और यदि संसद अपना काम करे, प्रशासनिक लोग अपना काम करें और न्यायपालिका अपना काम करे और मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करे, तो हम कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र चल रहा है। यदि संसद, प्रशासनिक लोग, न्यायपालिका के लोग और मीडिया के लोग, यदि ये चारों लोग आपस में मिल जाएं, मिल कर के एक हो जाएं, तो लोकतंत्र फिर ख़त्म हो गया। ये हमको आपको समझना होगा लोकतंत्र की परिभाषा। और आज के दौर में यही हो रहा है। जो 3.5% के लोग हैं उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टी है, और जो प्रशासनिक लोग हैं
उनमें 95, 96, 97, 98% तक ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। जो न्यायपालिका है उस पे 100% 15% लोगों का कब्जा है, और जो मीडिया है, मीडिया पे 100% कब्जा उन्हीं लोगों का है। तो फिर जब एक जाति विशेष के लोगों का लोकतंत्र के इन सभी पिलरों पे कब्जा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र भारत में ख़त्म हो चुका है। और कुछ लोगों को समझ में ये आता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो वो लोग समझते हैं कि चुनाव माने लोकतंत्र। चुनाव माने लोकतंत्र नहीं होता है। चुनाव के द्वारा आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको आप बदल सकते हो चुनाव के द्वारा, लेकिन चुनाव के द्वारा जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो वो चुनाव के द्वारा नहीं हो सकता। व्यवस्था को बदलने के लिए मीडिया का रोल उसमें होना चाहिए, न्यायपालिका का रोल होना चाहिए, प्रशासनिक पिलर जो बनाए गए उसका रोल होना चाहिए। साथियों, आज के दौर में भारत में लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, और यहाँ पे एक वर्ग विशेष का कब्जा भारत के लोकतंत्र पर हो गया है। और भारत के लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा प्रहार ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने में ईवीएम मशीन की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो भी मीडिया के लोग हैं वो उनको सत्ता का गुलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जितने भी नेशनल मीडिया हैं वो सभी लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं। जिस दिन मीडिया अपना काम करने लगे, न्यायपालिका अपना काम करने लगे, प्रशासनिक लोग अपना काम करने लगे और संसद अपना काम करने लगे, तो लोकतंत्र फिर कायम हो जाएगा। लेकिन अब मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि भारत में लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम हमें ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम मशीन के द्वारा जिसको हम चुनना चाहते हैं उसको हम चुन नहीं सकते। ईवीएम मशीन के द्वारा भारत के लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे पहुंचाया जा रहा है। मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग बहुजन समाज के जितने भी नेता लोगों को वो छोड़ करके एक जन जागरण ईवीएम मशीन के ऊपर करें, क्योंकि ये नेता लोग करने वाले नहीं हैं। क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, ये जितने भी लोग हैं, यदि ये मान लीजिए सत्ता में नहीं आते तो ये आपके पास भीख मांगने के लिए नहीं आएंगे। इन लोगों ने इतनी अथाह संपत्ति हासिल की है कि आने वाली 10-12 पीढ़ियाँ इन लोगों की बैठ के खाएंगी। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अब बहुजन समाज के लोगों को रोडों पर उतरना होगा। यदि आप लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि पहले जन जागृति का निर्माण करिए ईवीएम मशीन के खिलाफ। ईवीएम मशीन की क्या क्या कमियां हैं वो लोगों को बताइए। साथियों, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक किताब लिखा है डेमोक्रेसी एट रिस्क। उस किताब को आप लोग पढ़िए। और जो लोग पहले ईवीएम मशीन की खिलाफत करते थे, आज वही लोग ईवीएम मशीन के पक्षधर हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये समझौता है। ये हमको आपको समझना होगा, क्योंकि जो लोग ईवीएम मशीन के केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, आज वही लोग ईवीएम मशीन को बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव बिल्कुल
निष्पक्ष होता है, मुक्त होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। साथियों, आप लोग बहुजन समाज को ईवीएम मशीन के ऊपर जितना जल्दी से जल्दी जन जागृति का निर्माण करेंगे, उतना जल्दी लोकतंत्र को हम लोग बचा सकते हैं। और यदि आप लोग जितना ज़्यादा विलंब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।